कोई इतने बड़े बड़े क्राइम कर देगा और उसके बाद पैरोल पे बाहर आएगा? बहुत रसूख वाला आदमी है और बहुत इसके पास पैसा है। दिल्ली ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? थ्रेट है, रेप थ्रेट है, डेथ थ्रेट है, पर सिक्योरिटी तो मेरे को भी नहीं मिली। तो मेरे साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस मेरा कुछ छेड़ा गया, तो मेरे साथ ही ये इतनी बड़ी घटना हो गई और ऊपर से उल्टे सवाल मुझे से पूछे गए कि तुम रात में क्यों गई थी, तुम वहाँ रात में क्या कर रही थी। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? लास्ट टाइम जब ये बाहर आया था, मैंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी, तो मेरे ऊपर भी रेप के थ्रेट्स इसके आदमियों ने करे। जब उनका मन करता है उसको पैरोल दे देते हैं, कभी 40 दिन की देते हैं, कभी फिर उसके बाद 1 महीना अंदर रहता है, फिर दोबारा 40 दिन की पैरोल दे देते हैं। वो बिल्कुल दिखता है क्योंकि पूरी की पूरी हरियाणा सरकार नतमस्तक हो रखी है इस आदमी के सामने। सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ के खड़े हैं और उसको बोलते हैं कि आप हमारे पिताजी हैं। इनफैक्ट इस तरीके के आदमियों को देख के तो बिल्कुल ये रियलाइज होता है कि बिल्कुल डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अगर उसी समय इसकी डेथ पेनल्टी हो जाती तो आज ये सब नहीं फेस करना पड़ता। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 90 दिन की सजा मुआफ कर दी गई है। ये केक काट रहा था, बर्थडे केक काट रहा था और एक तलवार से बर्थडे केक काट रहा था। कौन सा कानून है ये? इस आदमी पे एफआईआर नहीं होती, ये पैरोल पे बाहर है, उसके बावजूद इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती अंडर आर्म्स एक्ट। उसको पूरी परमिशन दे रखी है कि वो प्रवचन पे प्रवचन करे। एक तो वो पाखंडी बाबा है और उसकी बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उसको बोला गया है कि तुम अपना प्रवचन करो और इन सारे प्रवचन में हरियाणा के मुख्यमंत्री का ओएसडी बैठता है, राज्यसभा का एमपी बैठता है, करनाल की मेयर बैठती है। जी, मेरे हिसाब से कोई कानून नहीं माना जा रहा है हरियाणा सरकार में, और हरियाणा सरकार को ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि हरियाणा में जो वो मतलब सरकार ये महसूस करने लग गई है कि वही सब कुछ है। जी, थ्रेट परसेप्शन तो मेरे पे भी है, पता नहीं कितनी तो मैंने एफआईआर करा रखी है और क्या क्या नहीं हो रखा कि भाई कोर्ट ने पैरोल दे दी और हरियाणा सरकार को इस बारे में नहीं पता, तो क्या एक्शन लिया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ? जी, जब मैं राम रहीम को ऐसे टीवी पे देखती हूँ या इस तरीके के ऑनलाइन प्रवचन जो इसके चल रहे होते हैं सोशल मीडिया द्वारा हमें दिखता है, मैं तब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में यही थॉट आता है कि उन लड़कियों का क्या हो रहा होगा जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी और इतनी दिलेरी दिखाई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਮਿਸਾइल ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਤੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਪਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਨ ਹੋ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? जी 7 साल हो गए हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बने हुए और बहुत मुश्किल सफर रहा है। जब मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था तो मुझसे पहले जो चेयरपर्सन थी उसने 8 साल में एक केस की सुनवाई की। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख केसेस की सुनवाई की। हर दिन हमने हमारी 181 सेटअप की उससे 2000 से 4000 कॉल। तो दिल्ली महिला आयोग 24 घंटे काम कर रहा है, दिन में काम कर रहा है, रात में काम कर रहा है। शनिवार को हमारा दफ्तर खुलता है, काफी बार संडे को भी हमारा दफ्तर खुलता है। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या खुश हो तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इतना मेहनत करने के बावजूद क्योंकि बाकी सारे सिस्टम से कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से आज की सच्चाई ये है कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में अभी भी 6 बलात्कार तो होते ही होते हैं और बहुत ज्यादा असुरक्षित हो रखी है दिल्ली देश की राजधानी। सड़कों पे अगर लड़कियां निकलती हैं, घरों में, मतलब हर जगह हम इतने ज्यादा क्राइम फेस कर रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल है और वो मेरे को लगता है सबसे बड़ी चुनौती रही है। मुझे याद है कि दिल्ली में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और जब मुझे पता चला तो मेरी रूह कांप गई। मैं उससे मिलने अस्पताल में तुरंत पहुंची और वो खून में बिल्कुल लथपथ। उस लड़की को मैंने अपने हाथों में उठाया था और मैं आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि मैंने उसका क्या फेस किया। उसके बाद मैं अनशन पे बैठी क्योंकि बहुत समय से केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि कम से कम छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो हर हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मतलब इतनी मांगे करने के बाद, इतना काम करने के बाद भी सरकार मांग रही थी। तब मैं अनशन में बैठी 10 दिन तक भूखी रही, सिर्फ पानी पिया और तब जाके केंद्र सरकार ने मेरी बात मानी। छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा हो, इसके ऊपर एक कानून बना। मैंने 10वें दिन अपना अनशन तोड़ा पर फिर मुझे स्वाति जी माजरत चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਨਵਾਈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? जी कानून तो है, लेकिन कानून के जो रखवाले हैं अगर वो ही कानून का को नहीं मानेंगे तो कैसे बदलेगा? अरे राम रहीम एक पाखंडी है, वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, वो बहुत बड़ा डेंजरस क्रिमिनल है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कोर्ट में प्रूव हो चुका है। कानून ने ये माना है कि वो ये सब कुछ है। उसके बावजूद उसको लाइफ टर्म की सजा देने के बावजूद हरियाणा सरकार पूरे कानून की धज्जियां उड़ाकर बार बार उसको पैरोल दे देती है। जब उनका मन करता है उसको पैरोल दे देते हैं। कभी 40 दिन की देते हैं, कभी फिर उसके बाद 1 महीना अंदर रहता है, फिर दोबारा 40 दिन की पैरोल दे देते हैं। और सिर्फ पैरोल नहीं देते, उसको पूरी परमिशन दे रखी है कि वो प्रवचन पे प्रवचन करे। एक तो वो पाखंडी बाबा है और उसकी बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उसको बोला गया है कि तुम अपना प्रवचन करो और इन सारे प्रवचन में हरियाणा के मुख्यमंत्री का ओएसडी बैठता है, राज्यसभा का एमपी बैठता है, करनाल की मेयर बैठती है, कई सारे इनके मंत्री वहां जाते हैं। तो चल क्या रहा है, वो वहां पे प्रवचन करते हैं और ये सारे के सारे पूरी हरियाणा सरकार पर एक पासे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं देनी। जी, दो बातें हैं। मेरे को नहीं लगता कि जनता को इसमें इंटरेस्ट है कि ये राम रहीम क्या बोलता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पाखंडी है। लेकिन सरकार को बहुत इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल दिखता है, क्योंकि पूरी की पूरी हरियाणा सरकार नतमस्तक हो रखी है इस आदमी के सामने। कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि एक रेपिस्ट और मर्डरर के सामने सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ के खड़े हैं और उसको बोलते हैं कि आप हमारे पिताजी हैं, आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद हमारी सरकार पे बनी रहेगी, तब तक हमारी सरकार सुरक्षित रहेगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और मैं ऐसा मानती हूं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं इस देश से। वो बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का तो कोई लेना देना नहीं है, पैरोल पता नहीं कौन दे देता है, पैरोल तो कोर्ट दे देती है, जो बिल्कुल झूठ है। हरियाणा का कानून जो अवेलेबल है वेबसाइट पे, और हरियाणा की वेबसाइट पे भी ये मैटर अवेलेबल है, और साफ लिखा है कि जो डिविजनल कमिश्नर होता है वो पैरोल देता है। तो अगर डिविजनल कमिश्नर पैरोल देता है, जो कि एक आईएएस अधिकारी है, जो कि सरकार का ही एक नुमाइंदा है, सरकारी सेवक है, जो सीधे सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को रिपोर्ट करता है, तो हरियाणा की सरकार कैसे कह सकती है कि उन्हें नहीं पता? किसी कोर्ट ने राम रहीम को पैरोल नहीं दी है। हमारे देश का कानून कहता है कि डिविजनल कमिश्नर पैरोल देता है। तो एक तो हरियाणा का, और अगर ऐसी बात है कि भाई कोर्ट ने पैरोल दे दी और हरियाणा सरकार को इस बारे में नहीं पता, तो क्या एक्शन लिया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ? क्या एक्शन लिया गया राज्यसभा एमपी के खिलाफ? कि क्यों नहीं एक्शन लेते सारे मंत्रियों के खिलाफ? और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स भी जा जाके नतमस्तक हो रहे हैं ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर के सामने। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और साफ एक मैसेज है हरियाणा सरकार का देश की महिलाओं को कि हरियाणा सरकार महिलाओं के साथ नहीं है, और सीधे सीधे राम रहीम जैसे रेपिस्ट के ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। जी, बड़ा रसूख वाला आदमी है। आप मुझे बताओ, कोई इतने बड़े बड़े क्राइम कर देगा और उसके बाद पैरोल पे बाहर आएगा? बहुत रसूख वाला आदमी है और बहुत इसके पास पैसा है। जब इसको अंदर करा तो जो इसका डेरा सच्चा सौदा है उसके पैसे क्या कब्जा करे हैं? कितना करोड़ों का मालिक है। तो जब इतना अमीर और इतना रसूख वाला आदमी बाहर आता है तो हम समझ सकते हैं कि सरकार में क्यों सरकार नतमस्तक हो रही है इस आदमी के सामने। एक रेपिस्ट, एक मर्डरर, बेअदबी के केस चल रहे हैं इसके ऊपर। इसने 400 से ज्यादा लोगों का फोर्स्ड कैस्ट्रेशन कराया। ਸਵਾਤੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ? जी, ये तो हरियाणा सरकार बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि जब जब इलेक्शन होता है तब तब हम देखते हैं कि ये आदमी आजाद कर दिया जाता है। तो पैसा भी है इसके पास, बहुत रसूख भी है इसके पास, और कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में हरियाणा सरकार इससे फायदा लेती होगी, तभी तो बार बार छोड़ती है। नहीं तो क्यों छोड़ेगी, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सब कुछ सबकी आंखों के सामने हो रहा है, मतलब पूरा देश देख रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितने लोग इस बात पे आवाज उठा रहे हैं? कोई भी नहीं आवाज उठाता दिखता। तो मेरे हिसाब से ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे देश के लिए। राम रहीम एक पाखंडी रेपिस्ट और मर्डरर है, और बहुत जरूरत है कि इस आदमी को सीधे जेल भेजा जाए, नहीं तो एक तरीके से पूरे देश की निर्भयाओं के मुंह पे तमाचा है। आपने जगदीप जी का मेंशन करा,
वो उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाकर इस पाखंडी आदमी को जेल पहुंचाया। वो जो 2 लड़कियां जिनके साथ इस आदमी ने रेप करा, उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया कि इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ उन्होंने केस करा, वो केस लड़ी, वो केस जीती। आज उनके मन पे क्या चल रहा होगा? आज वो 2 लड़कियां कहाँ बैठी होंगी, वो क्या सोच रही होंगी? ये सिस्टम जिनको उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो आज पूरा का पूरा सिस्टम इस पाखंडी को पिताजी बोल रहा है। इस पाखंडी के सामने अपना हाथ जोड़ के सर नीचे झुका के बैठा है और बार बार उनसे बोल रहा है आशीर्वाद दो। किसने सुध ली उन 2 लड़कियों की? क्या वो महसूस कर रही होंगी इस वक्त? तो बिल्कुल हरियाणा सरकार को शर्म आनी चाहिए। और खट्टर साहब सीधे सीधे देश से झूठ बोलते हैं। जब भी ये बाहर रिलीज होता है, बिल्कुल खट्टर साहब को पता है, खट्टर साहब की सरकार रिलीज कर रही है, और उसके बावजूद वो ये बन जाते हैं कि हमें तो पता नहीं, कोर्ट रिलीज करती है, जो कि एकदम झूठ है। तो हम तो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं दिल्ली महिला आयोग की क्या करा जा सकता है, क्योंकि देखिए अब ये मैटर ना सिर्फ हरियाणा का और सिर्फ पंजाब का मैटर नहीं है। जब ये आदमी बोलता है पैरोल पे आकर, तो पूरा देश सुन रहा है। और ये जो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रवचन कर रहा है, ये कहाँ के कानून में लिखा है? ये इसका काम है कि ये जेल में बैठे और पश्चाताप के 10 आंसू बहाए, ये इसका काम है। इनफैक्ट इस तरीके के आदमियों को देख के तो बिल्कुल ये रियलाइज होता है कि बिल्कुल डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अगर उसी समय इसकी डेथ पेनल्टी हो जाती तो आज ये सब नहीं फेस करना पड़ता। और दूसरी बात आप ये देखिए, जब ये आदमी बाहर आता है, पूरी Z+ सिक्योरिटी मिलती है इसको। सरकार के कितने पैसे खर्च होते हैं ये इसको, इस आदमी को Z+ सिक्योरिटी देने में, प्रोटेक्ट करने में। कमाल हो गया। तो बहुत जरूरी है ये भी जिस किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी, थ्रेट परसेप्शन तो मेरे पे भी है। पता नहीं कितनी तो मैंने FIR करा रखी है और क्या क्या नहीं हो रखा। सड़क पे निकलती हूँ तो लोग छेड़ के चले जाते हैं। पता नहीं क्या क्या मेरे साथ, कितना मेरे पे अत्याचार हुआ है, मेरे पे झूठे केस करे गए हैं, मेरे ऊपर मतलब थ्रेट है, रेप थ्रेट है, डेथ थ्रेट है, पर सिक्योरिटी तो मेरे को भी नहीं मिली। तो ये तो बहुत ही बड़ा रसूख वाला आदमी है, Z+ सिक्योरिटी लेके चलता है। अरे क्रिमिनल है, डेंजरस क्रिमिनल है। जब इसको पकड़ने गए थे तब 40 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इतने डेंजरस क्रिमिनल, इतना बड़ा डेंजरस क्रिमिनल है कि सारे मुंह बंद करके बैठे हैं इसके सामने। तो कितना इसके अंदर रसूख है, कितना डेंजर है और कितना पावर है। और मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैंने देखा था ये केक काट रहा था, बर्थडे केक काट रहा था, और एक तलवार से बर्थडे केक काट रहा था। कौन सा कानून है ये? आर्म्स एक्ट में इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? आर्म्स एक्ट में पता नहीं कितनों पे FIR हो रखी है देश में, इस आदमी पे FIR नहीं होती। ये पैरोल पे बाहर है, उसके बावजूद इसके ऊपर FIR नहीं होती अंडर आर्म्स एक्ट। और सरकार क्या करे ये दिखाने के लिए कि पूरी तरीके से राम रहीम के सामने लेटी हुई है, नतमस्तक हो रखी है, हाथ जोड़ के बैठी है कि बस राम रहीम ही सब कुछ है। तो बहुत गलत बात है। इमीडिएटली वही आ जाता है स्वाति जी, वाई क्यों सरकार ऐसा कर रही है? जो जिसका रिकॉर्ड ऐसा हो, जिसको कोर्ट ने सजा दी हो, जिसको कोर्ट ने बलात्कारी घोषित किया हो, कोर्ट ने जिसको कातिल घोषित किया हो, तो उसके आगे सरकार ऐसे क्यों घुटने टेक रही है? जी, मैं कह नहीं सकती, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सरकार में लोगों ने पैसे खा रखे हो इस आदमी से, हो सकता है सरकार का पूरा सियासी फायदा हो रहा हो इस आदमी को छोड़ने में। लेकिन सच्चाई ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि गलत क्या है। गलत तो सीधे सीधे ये आदमी का बाहर आना है। जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और इस आदमी की जगह जेल है, ये हार्डकोर प्रिजनर है, और ये हार्डकोर प्रिजनर को पैरोल किसी भी हाल में नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे, आप हरियाणा का कानून देखिए, इन्होंने पूरा का पूरा कानून बदल दिया। पहले कानून में ये हुआ करता था कि भाई आपके साथ आपके पेरेंट्स बीमार हो, कोई आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करना हो, तब 4 या 5 कंडीशन होती थी। अब पूरे के पूरे कानून से वो सेक्शन ही उड़ा दिए। अब पैरोल हैज बिकम अ मैटर ऑफ राइट इन हरियाणा, which is absolutely wrong। क्योंकि अगर आप देखोगे, MHA की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, किसी भी हाल में पैरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल बहुत ही स्पेसिफिक के लिए दी जाती है। 40 दिन ये आदमी जाकर एक फ्लैम्बॉयंट तरीके से तलवार से केक काट रहा है,
प्रवचन दे रहा है, हरियाणा की सरकार नतमस्तक हो रही है। पिछली बार 300 बच्चों को इसका प्रवचन सुनवाया गया था, स्कूल गोइंग गर्ल्स। क्या कर रहे हैं हम? इम्प्रेशन में ये सारे के सारे मैसेज दे रहे हैं हम, और देश की निर्भयाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे हिसाब से राम रहीम को तुरंत उठाकर वापस जेल डालना चाहिए, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट में फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और आजीवन उसका कारावास ਕਿਉਂਕਿ है। ਉਹਨੂੰ ये ना हम देखें ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ किसानों की ਪਾਉਣਾ embassy ਚਾਹੀਦਾ का ਹੈ, ऐसे ਉਹਨੂੰ छोड़ ਪੈਰੋਲ दें। ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ कर ਦਿੱਤੀ गई है। जी मैं यही कह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा एज अ वुमन मुझे शर्म आ रही है कि क्या है ये। मतलब मैं वुमन भी हूँ, वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी हूँ, और मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रखा है इस बात पे। हम देखते हैं, हम रोज देखते हैं। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप देखा मैंने, 90 साल की महिला के साथ मैंने दिल्ली में रेप देखा है। एक झारखंड में बच्ची थी 3 साल की, 4 साल की लड़की, उसको रेप करके, गैंग रेप करके, सर फोड़ के उसकी आंखें तक निकाल ली थी। ये है हालत। हर दिन हर घंटे में कोई ना कोई रेप दिल्ली में, देश में कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ये सच्चाई है हमारे देश की। ऐसे देश में जहां पे ये कंडीशन है, वहां सरकार रेपिस्ट्स को सपोर्ट करे, ओपनली उनके सपोर्ट में आए, ओपनली उनके हाथ जोड़ती हुई दिखे और ओपनली उनको पिताजी और आशीर्वाद उनसे लेते हुए दिखे, तो मुझे बताइए देश की महिलाओं को क्या मैसेज है? कोई तो मैसेज होता होगा, लोगों को बुरा नहीं लगता होगा। हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारे पास इतनी महिलाएं आ रही हैं। आज भी अगर आप महिला आयोग आएंगे, 500 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं हमारे पास। हम उनकी से बात कर रहे हैं। एक एक महिला, सुबह से मैं कई महिलाओं से मिल चुकी हूँ, वो बैठते ही सबसे पहले यही बात करी है कि जिस देश में राम रहीम छूटा हुआ है, जिस देश में राम रहीम के सामने सरकार नतमस्तक हो रही है, उस देश में बताइए कैसे काम चलेगा, क्या हमारी मदद होगी? तो पूरे देश की महिलाओं का जो मोराल है उसको सरकार डाउन कर रही है, और ये जो रेपिस्ट है, इस तरीके की मेंटालिटी वाले लोगों को सरकार प्रमोट कर रही है, और सच में ये हो स्वाति जी, रहा मैं है। जानना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन औरतों की आप बात कर रहे हैं कि आपके पास आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, ਜਿਹੜੇ आके कह रही ने एग्जाम्पल इस ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂ ਖੜਕਾਓਗੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾफ? जी हम लोग दिल्ली महिला आयोग हैं और लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस मैटर में, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब ये मैटर सिर्फ पंजाब का, हरियाणा का नहीं है। ये मैटर पूरी तरीके से पूरे देश का मैटर है, क्योंकि अगर इस तरीके से रेपिस्ट्स को इतनी आसानी से पैरोल बार बार और सरकारें उनके सामने नतमस्तक होती हुई दिखेंगी, तो मेरे हिसाब से पूरे देश के रेपिस्ट, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो देश में है, उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनको प्रमोट करती है सरकार की, और करो, सरकार तो है ही बचाने के लिए। और इसी तरीके से सारी देश की महिलाएं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो बाहर हो, कहीं ना कहीं उनका हौसला पूरी तरीके से टूटता है। तो दिल्ली महिला आयोग इस पे एक लीगल ओपिनियन ले रहा है। जैसे ही वो लीगल ओपिनियन मेरे सामने आता है, मैं अगली रणनीति तय करूंगी। लेकिन मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि सिर्फ इस बार बात नहीं होगी, इस बार बहुत कुछ करने की जरूरत है, और कुछ तो ऐसा बड़ा करने की जरूरत है कि राम रहीम जैसे रेपिस्ट, जिनको लाइफ टर्म की सजा सुना दी गई है, ये जेल में ही अपनी सजा काटे। ये नहीं कि जब इनका मन आता है ये मुंह उठा के बाहर आ जाते हैं और सरकार इनका स्वागत करती है। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਖੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਵੰਦ ਖੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਖੋਇਆ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ किस तरीके के कदम सरकारों को चुकने की जरूरत है? जी जब मैं राम रहीम को ऐसे टीवी पे देखती हूँ या इस तरीके के ऑनलाइन प्रवचन जो इसके चल रहे होते हैं सोशल मीडिया द्वारा हमें दिखता है, मैं तब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में यही थॉट आता है
कि उन लड़कियों का क्या हो रहा होगा जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी और इतनी दिलेरी दिखाई। आप देखिए किस तरीके का आदमी है जिसके सामने पूरी सरकार नतमस्तक हो रखी है और फिर भी बेशर्मी से लगा पड़ा है जो उसको काम करना है उसमें। तो ऐसे आदमी के सामने इन लड़कियों ने अपनी आवाज उठाई। आज वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं पे हैं और वो किस तरीके की असुरक्षा महसूस कर रही होंगी, किस तरीके का दर्द महसूस कर रही होंगी। और जब जिस आदमी ने उनकी जिंदगी खराब करी उसको सजा हुई और सजा काटने के केक काटता है और देता है और आशीर्वाद दे रहा है सरकार को, तो हम समझ भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि उन दो लड़कियों के ऊपर क्या चल रहा होगा। और मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये दो लड़कियां उन कई लड़कियों में से थीं जिन्होंने हिम्मत हारी। ऐसी और पता नहीं कितनी लड़कियां थीं जो जिसको ये बाबा गुफाओं में लेके जाता था और उनके साथ गलत काम करता था और उनकी हिम्मत भी नहीं हो पाई। कुछ लड़कियां तो हो सकता है ऐसी भी हो जिसका इसने मर्डर तक करा दिया हो। तो ये उस तरीके का डेंजरस क्रिमिनल है जिसको सरकार ने जिस बड़ी मुश्किल से पकड़ा, कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, सरकार को ऑर्डर दिया कि इसको जेल में रखो। और उस सरकार को जिसको लड़कियों को बचाना था उसने वो ना करके इस आदमी को बार 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 खुला छोड़कर पूरे देश में एक मैसेज दिया है। आज पूरे देश में क्या मैसेज है? जो भी रेपिस्ट अगर वो देख रहीम बाहर है उसको क्या लगेगा? उसको तो यही लगेगा ना कि रेप करेंगे कुछ नहीं होता, बाहर आ जाएंगे, सरकार से कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेंगे और हम तो बाहर होंगे। और उस लड़की को क्या लगेगा जिसके साथ खुदा ना खास्ता रेप हो जाता है? वो क्या सोचेगी कि क्या मैं कंप्लेंट करूं या ना करूं? अगर मैंने कंप्लेंट करी भी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ठीक है, हो सकता है कोर्ट सजा दे दे, लेकिन फिर सरकार तो छोड़ ही देगी। तो ये जो मैसेज जा रहा है देश में, उस देश में जहां 8 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की महिलाओं तक का रेप हो रहा है, उस देश में अगर इस तरीके का मैसेज जाएगा तो ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ से ਟੋਟਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਗਿਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਖਲਖੁੰਝੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। जी बिल्कुल टूटती है। अगर एक रेपिस्ट जिसको कोर्ट ने कह दिया कि इसने रेप करा है, इसने मर्डर करा है, बड़ा डेंजरस क्रिमिनल है, और हमको याद है, सबने देखा था कि कैसे 40 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई थी जब इसको अरेस्ट करने की कोशिश करी गई थी। तो ऐसे आदमी को जब सरकार बार बार पैरोल देगी और पैरोल में भी उस आदमी को पूरी परमिशन है कि वो केक काटे, उसको तलवार के द्वारा काटे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, पूरे देश में पूरे विदेश में अपनी बेकार थॉट्स को फैलाए। तो इस तरीके का जब होता है, जब पूरे देश के सामने ये बार बार हो रहा है, तो उससे तो पूरे देश का हौसला टूटता ही है, सारी महिलाओं का हौसला टूटता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार दिल्ली ਵੱਲੋਂ महिला ਇਹ ਵੀ आयोग है, हम मैं मानती हूँ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ दिल्ली ਇਹ ਪੱਖ महिला ਦੇ आयोग है, हम ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ नहीं रोक सकते। आस्था नहीं रोक सकते, लेकिन रेस्ट और मर्डरर को तो रोक सकते हैं। हमको किसी आस्था से क्या परेशानी है? भाई देश
है, हम भी मानते हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं, हम भी रोज पूजा पाठ करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो रेपिस्ट है और जो मर्डरर है उसको सपोर्ट करेंगे। अगर रेपिस्ट और मर्डरर है तो देश का कानून और देश का संविधान कहता है कि ये प्रूव हो गया है कि उसने रेप करा है और मर्डर करा है, तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है या उसकी जगह फांसी है। तो ये आदमी जिसको कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और बहुत दिलेरी दिखा के ऑर्डर करा है, जब उसको सरकारें छोड़ती हैं तो सवाल उस पे है, सवाल धर्म पे नहीं है। सवाल ये है कि ये पाखंडी जो है, जो कि कहीं से भी धार्मिक आदमी नहीं है, क्योंकि कौन सा धर्म कहता है कि रेप करो और मर्डर करो और कराओ आदमियों का और दूसरे धर्मों की बेअदबी करो? ये कौन सा धर्म कहता है? तो ये आदमी धार्मिक नहीं है, ये एक झूठा पाखंडी है और इस आदमी की जगह सीधे सीधे जेल है। और जो लोग जिनका काम है ये सुनिश्चित करना कि ये आदमी जेल में अपनी सजा काटे, वो लोग जब इसके सामने नतमस्तक होते हैं और इस आदमी को बार बार छोड़ते हैं, तो उससे पूरे देश की महिलाओं को एक तमाचा लगता है और उस तमाचे के खिलाफ में ਜਿਹੜੀ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? जी, मेरे हिसाब से कोई कानून नहीं माना जा रहा है हरियाणा सरकार में, और हरियाणा सरकार को ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि हरियाणा में जो वो मतलब सरकार ये महसूस करने लग गई है कि वही सब कुछ है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई चुनौती देने वाला नहीं है, क्योंकि आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ उठाएगा कौन? सच्चाई ये है, क्योंकि सब डरते हैं। फैक्ट बिल्कुल ये है, राम रहीम एक इतना डेंजरस क्रिमिनल है कि लोग उससे डरते हैं। लास्ट टाइम जब ये बाहर आया था, मैंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी, तो मेरे ऊपर भी रेप के थ्रेट्स इसके आदमियों ने करे थे। तो फैक्ट यही है कि लोग डरते हैं और लोगों को लगता है कि कुछ मत बोलो, और इसी का फायदा हरियाणा सरकार उठा रही है। पर दिल्ली महिला आयोग डरने वालों में ਤੁਹਾਨੂੰ से ਵੀ नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मैंने ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ? जी जी बिल्कुल, मेरे पे थ्रेट्स आई थी, सोशल मीडिया पे थ्रेट्स आई थी, और मेरे को तो खैर बहुत बार थ्रेट्स आई हैं, मर्डर की थ्रेट आई है, रेप की थ्रेट आई है। मैं तो सर पे कफन बांधकर दिल्ली महिला आयोग में बैठी हूँ। मुझे पता है कि पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाएगा और शायद कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूंगी। और ये राम ਪੁਲਿਸ रहीम को तो मैं ਤੁਹਾਡਾ अंदर ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ? जी, दिल्ली पुलिस का सहयोग किस तरीके का सहयोग है मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जब मेरे ऊपर रेप का थ्रेट आता है, जब मेरे पे मर्डर का थ्रेट आता है, तो किसी को भी नहीं अरेस्ट करते। आज तक एक आदमी अरेस्ट नहीं करा। अभी मैं इंस्पेक्शन के लिए निकली थी, रात में इंस्पेक्शन कर रही थी। मैं जाके ये देखना चाहती थी कि कोई और अंजलि तो नहीं बनेगी दिल्ली में। कोई लड़की अगर बाई चांस रात में कहीं फंस जाए दिल्ली में, तो उसको क्या सुरक्षा महसूस करती है वो, और कितने हमारा दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस अलर्ट है कि इस तरीके की लड़की की बचाव हो। तो ये ढूंढने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए मैं सड़कों पे निकली थी। तो मेरे साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस मेरा कुछ छेड़ा गया, और एक आदमी ने, जिसको फिर मैंने रोकने की जब कोशिश करी, तो उसने जो गाड़ी का शीशा है वो ऊपर कर दिया एकदम से और एक्सीलरेटर पे तुरंत पैर रखा, जिसकी वजह से मैं घसीटते हुए गई उसके साथ। तो मेरे साथ ही ये इतनी बड़ी घटना हो गई, और ऊपर से आवाज, उल्टे सवाल मुझे से पूछे गए कि तुम रात में क्यों गई थी, तुम वहां रात में क्या कर रही थी, तुम ही गंदे गंदे इशारे कर रही होंगी गाड़ियों को। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के जमाने में हम आजकल जी रहे हैं, कैसी सरकार है जिम्मेवार कौन है कि इसमें? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, और अगर वो अपनी आवाज उठाती है तो कोई नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के ਸਵਾਤੀ ਜੀ, लिए। ਸਵਾਲ और ਇਹ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਖਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ?
जी, सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों को डर नहीं लगता। जब तक हमारे देश में एक ऐसा मैसेज नहीं जाएगा सरकारों द्वारा कि अगर किसी ने कोई क्राइम करा महिला के खिलाफ तो उसको सरकार बख्शेगी नहीं, हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, प्रोसेस द्वारा सजाएं होंगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और इसीलिए मेरी लड़ाई ये राम रहीम से है, क्योंकि जब जब इसको छोड़ा जाता है तब तब सरकार रेप को प्रमोट कर रही है। क्योंकि अगर किसी के मन में कभी कोई थॉट आता है कि मैं रेप करूंगा या मैं मर्डर करूंगा, तो उसके मन में उसकी रूह कांपनी चाहिए ये सोचकर कि अगर मैंने ऐसा करा तो सरकार बख्शेगी नहीं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगर कोई इस तरीके का रेप या मर्डर करने का सोचता है तो उसके मन में तो ये थॉट आता होगा कि अरे को भी तो आज़ादी मिल गई, हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, सरकार को हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये सेटिंग बंद होनी चाहिए। राम रहीम को जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के अंडर एक और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और हरियाणा में एक प्रॉपर केंद्र सरकार के लेवल पे एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि हरियाणा के कौन कौन से नुमाइंदे इसके प्रवचन में गए थे, इसके सामने नतमस्तक हुए थे, और कौन कौन इन्वॉल्व हैं इलीगली इसको बार बार पैरोल दे। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਥਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।